स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन हुआ था। अच्छा चलो, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में लिंकेज रिकॉम्बिनेशन हुआ था हमारा, समझ में आया था। क्या बोलता है लिंकेज? कि अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे पास पास होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज जाने की होती है। ठीक है। और फिर मैंने आपको जीन मैप करना सिखाया था, है ना, कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट बन रहा है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो जीन कहाँ लोकेटेड है ऑन अ क्रोमोसोम। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक। आज एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है मेरे को तुमसे। एक तो सेक्स डिटरमिनेशन हम पढ़ेंगे, मेंडल के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और मैं तुमको पेडिग्री एनालिसिस करने की छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी। उन ट्रिक्स को याद कर लेना और बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेक्स डिटरमिनेशन। हेडिंग डालिए सारे बच्चे, सेक्स डिटरमिनेशन। तो बच्चों ये बात है लगभग 1891 की। सुनो स्टोरी सुनो। 1891 में एक हैंकिंग स्टडी कर रहे थे बच्चों। सुनो, 1891 में हैंकिंग, नाम है हैंकिंग, ये स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। पहले टर्म लिखती हूँ पूरी, फिर मैं बताती हूँ। सो ही वाज स्टडीइंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स तो आप लोग समझते ही हैं। जो नया टर्म मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के लिए, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से पता लग रहा है क्या है। जेनेसिस का मतलब होता है कुछ नया बनना, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का बनना। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये क्या कर रहे थे हैंकिंग 1891 में, जो भी इंसेक्ट्स में स्पर्म बन रहे थे उसके प्रोसेस को पूरा का पूरा स्टडी कर रहे थे। जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने ये देखा कि 50% इंसेक्ट के स्पर्म में एक ऐसी डार्क सी बॉडी होती है। ठीक है। 50% इंसेक्ट के स्पर्म में एक डार्क बॉडी होती है। पूरे जो क्रोमोसोम्स वगैरह की थी सारी चीजें, उन्होंने देखा। क्रोमोसोम तो उस टाइम पे पता नहीं था क्योंकि वो लेटर और 1900 अप्रोक्सीमेट की बात है। तो उनको ये दिख गया कि 50% स्पर्म में एक बॉडी है जो डार्क है। अब मैथ्स में क्या होता है, जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम सब चीज को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते, है ना, लेट इट बी एट एक्स, ऐसा कुछ करके अज्यूम करते हैं। तो हैंकिंग ने भी इस बॉडी को क्या बता दिया था बच्चों, ये एक्स बॉडी है। हैंकिंग ने क्रोमोसोम नहीं बोला था क्योंकि क्रोमोसोम अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट में, तो उन्होंने बोला कि 50% ऑफ इंसेक्ट के पास एक एक्स बॉडी होती है और 50% इंसेक्ट के पास एक्स बॉडी नहीं होती। अब आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, हमें तो पता ही है कि एक्स वाई क्रोमोसोम में 50% जो स्पर्म बनते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन होगा एक्स वाई का, तो 50% चांसेस है कि एक्स जाएगा एक स्पर्म में, 50% चांसेस है वाई जाएगा एक स्पर्म में। लेकिन इनिशियली किसने बताया था, हैंकिंग ने। और इन्होंने क्रोमोसोम के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ क्या बोला था, एक्स बॉडी। लेटर ऑन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया दैट एक्स बॉडी जो भी वो बोल रहे थे वो एक्चुअली में क्या है, एक्स क्रोमोसोम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेटर ऑन different scientists called it X chromosome। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब हमें बच्चों सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ना है। जैसे एक टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है एक्स 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 वाई, ये तो आप समझते हो, एक्स 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 वाई वाला। चलो आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बताती हूँ, जिसमें से जो फर्स्ट है दैट इज एक्स 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 वाई काइंड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। किसमें होता है ये, व्हाट इज द एग्जांपल, ह्यूमंस में होता है। तो एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ह्यूमंस। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर लिखा है ना, पेयर है ना ये। अपार्ट फ्रॉम दी 22 पेयर, एक पेयर जो है वो एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है। ठीक है। अब हमें पता है कि जो फीमेल है वो कैसी होती है बच्चों, एक्स एक्स। सुनते जाना, कुछ कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ।
मेल जो है वो कैसा होता है, एक्स वाई, सिंपल। ये फीमेल जब गैमेट्स बनाएगी तो कौन से दो गैमेट्स बनाएगी बच्चों, एक ही जैसे दो गैमेट्स बनाएगी और दोनों के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, यही तो प्रेजेंट होगा, है ना। ये वाली फीमेल जब गैमेट बनाएगी तो इसके ये दो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो दोनों ही दो ओवम जो बनेंगे, एक्चुअली में ओवम एक ही बनता है वैसे, पर दोनों के पास चांसेस क्या है कि एक्स ही क्रोमोसोम जाएगा, क्योंकि फीमेल के पास एक्स ही क्रोमोसोम है, सिंपल। ठीक है। बट जो मेल है, जब वो गैमेट बनाएगा तो बच्चों एक एक्स गैमेट भी बना सकता है वो, और वाई गैमेट भी बना सकता है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ मेल, मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम भी दे सकता है स्पर्म को, और वाई क्रोमोसोम भी दे सकता है। सो इन दिस केस मेल के पास दो प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे केस में मेल को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, गैमेटिक का मतलब कि डिफरेंट गैमेट बनाने वाला, एक्स 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 वाई में कौन है, मेल। और अगर फीमेल के बारे में बात करें वो क्या है, होमोगैमेटिक। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये क्या है, होमोगैमेटिक। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, इसको लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। ह्यूमंस के अलावा याद करो, मैंने तुम्हें ड्रोसोफिला पढ़ाई थी लिंकेज में, उसके पास भी एक्स 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 वाई क्रोमोसोम था ना, जो हम तीन लिंकेज रिकॉम्बिनेशन जिस पे पढ़ रहे थे, तीनों कैरेक्टर्स। तो ह्यूमंस के साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल है, इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ठीक, मिलानोगैस्टर, वैसे नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर की। हाँ, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ठीक है, देखो बच्चों, दूसरी तरीके का जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो है एक्स 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 ओ, ओ का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक्स एक्स यहाँ पे क्या है बच्चों, फीमेल, एक्स एक्स है फीमेल, एक्स ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स है फीमेल, एक्स ओ है मेल। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में, जैसे ग्रास हॉपर, कॉकरोच। तो ये किस में मिलता है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, ग्रास हॉपर। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले हैंकिंग की बात की थी, और वो किस पे स्टडी कर रहा था, ग्रास हॉपर, मतलब इंसेक्ट्स पे स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा था कि 50% के पास एक्स है और 50% के पास नहीं है, तो ये यहाँ से भी आपको सिंपली दिखाई दे सकता है ना, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है इंसेक्ट में। ठीक बच्चों, एक और तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन होता है जेड 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 डब्ल्यू। ठीक है, थोड़ा अलग है ये, कौन सा है, थर्ड इज जेड 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 डब्ल्यू। जनरली अभी तक जो भी हम पढ़ते आए हैं उसमें मेल हेटेरोगैमेट बना रहा है या नहीं बना रहा, जैसे लास्ट वाले केस में भी मेल जो है या तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम है या नहीं है, और फीमेल जो है दोनों एक्स क्रोमोसोम वाले ही गैमेट बना रही है। पर इस केस में बच्चों, यहाँ ये जेड डब्ल्यू कौन है, फीमेल। ठीक है, इस केस में फीमेल कैसी है, हेटेरोगैमेटिक। समझ में आ रहा है। और ये जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन आपको किस में मिलता है, ये आपको मिलता है बच्चों बर्ड्स में। एग्जाम्पल इसका याद रख लेना, क्या है इसका एग्जाम्पल, बर्ड्स। ठीक, ज्यादातर, ज्यादातर, ये लो, हो गया, वो लेना। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट और एक अलग ही चीज जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगी, दैट इज
दी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। ठीक है, सुनो अब इस चीज को, मैं क्या पढ़ा रही हूँ तुम्हें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। ठीक है, अब बच्चों अगर हम हनी बीज की बात करें तो जिस भी हाइव्स में वो रहती हैं वहां पे देखो सोशल इंसेक्ट है वो, और तीन तरीके के वहां पे बीज रहती हैं। एक कौन होती है, क्वीन होती है, एक होती है वर्कर हनी बीज, एक होती है ड्रोन, है ना। अब तीन अलग अलग हैं। ड्रोन जो मेल होता है उसको ड्रोन बोलते हैं वहां पे। ठीक है, तो हनी बी एक कैसा इंसेक्ट है बच्चों, अगर मैं हनी बी की बात करूं तो वो एक सोशल इंसेक्ट है। ठीक है, और हनी बी की कॉलोनीज में तीन तरीके के यहाँ पे बीज रहती हैं। पहला क्वीन, दूसरा वर्कर्स, तीसरा ड्रोन। अब देखो, ये जो क्वीन होती है सिर्फ और सिर्फ ये क्वीन ही फर्टाइल फीमेल होती है। इधर देखते जाओ और समझते जाओ चीज को। ये क्वीन कैसी होती है बच्चों, फर्टाइल फीमेल। वर्कर्स कैसी होती है, स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल का मतलब समझते हो, जिनके आगे बच्चे नहीं हो सकते। तो ये वर्कर्स कैसी होती है, और ये ड्रोन कैसे है, ये यहाँ की मेल है। तो जो एक्चुअली में रक्षा करनी होती है पूरे बी हाइव की वो कौन करेगा, ड्रोन करेगा। वर्कर्स का काम क्या होता है, पूरा हनी वनी कलेक्ट करके लाना, और फीमेल जो है वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। समझ में आया इतना। चलो, सबसे पहले जरा हम आपको क्वीन के बारे में बताते हैं। ये जो क्वीन आपको दिख रही है, इसके पास 2n, 2n का मतलब है जब इसके पास पेयर में क्रोमोसोम है तो कितने हैं, 32। हम नहीं है ना, ये दूसरी है, ये बी है। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है बच्चे, देखते जाओ और सीखते जाओ चीजों को। 2n इज इक्वल टू 32। ठीक है, अगर इसके पास डिप्लॉइड में 32 क्रोमोसोम्स हैं और ये फर्टाइल है तो ये गैमेट बनाएगी। अब गैमेट के लिए क्या, कौन से डिवीजन शो करेगी, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होती है, तो यहाँ पे मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद ये क्या बनाएगी बच्चों, मियोसिस होगी इसमें, ठीक है, और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स में बनेंगे एग, और एग में कितने क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि क्या हो गई है, मियोटिक डिवीजन हो गई है। तो ये क्या बन गया आपका, एग। ठीक, अब इस चीजों को समझना। तो ये हमारे पास क्या है, एग। दूसरा देखो, अब मेरे को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम मेल और फीमेल दो को कंसीडर करते हैं ना। वर्कर को हम भूल गए, क्यों, क्योंकि वो तो स्टेराइल है। हम किसकी इसकी बात करेंगे, फर्टाइल फीमेल की और ड्रोन की। चलो ड्रोन पे चलते हैं, ड्रोन की क्या कहानी है। ये जो बच्चों ड्रोन है, इसकी बॉडी हेप्लॉइड होती है। हेप्लॉइड का मतलब समझते हो, कि इसके पास पेयर में क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ कितने क्रोमोसोम है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम है, तो आधे हो जाएंगे। ठीक है, आधे हो गए इसके क्रोमोसोम, इसको भी जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके पास आधे क्रोमोसोम है, और अगर हम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ड्रोन को भी गैमेट बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास तो वैसे ही हैप्लॉइड सेल है। तो हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमेट कैसे बनेंगे, कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। ठीक है, तो होने क्या वाला है बच्चों यहाँ पे, कि ये ड्रोन कौन से डिवीजन करेगा, माइटोसिस, और क्या बना देगा, मेल गैमेट, जिसको चलो मैंने स्पर्म लिख दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, मेल गैमेट, और इसमें कितने, n इज इक्वल टू 16। समझ में आया। ठीक है, अब क्या होना है इसमें, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गई इसकी और इसकी, और क्या बन गया बच्चों, जाइगोट। ठीक है, क्या बन गया, जाइगोट। इस जाइगोट से दोनों में से कोई भी चीज बन सकती है, क्या, क्वीन भी बन सकती है आगे, और वर्कर भी बन सकती है। समझ में आया, इस जाइगोट से। हाँ, नहीं, इससे ड्रोन नहीं बनेगा क्योंकि ये 32 है। जाइगोट 32 हो गया ना दोबारा, अभी बताऊंगी। सुनो, तो जाइगोट से क्वीन भी बन सकती है, वर्कर भी बन सकती है। अब बात रही ड्रोन कहाँ से बनेगा, तो जो एग है ना बच्चों, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, उस पार्थेनोजेनेसिस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रोन में। तो क्योंकि मेल के पास तो वैसे भी 16 है ना क्रोमोसोम, तो क्या होगा, इस एग से डायरेक्टली
क्या बन जाएगा? ड्रोन। कौन से प्रोसेस से? पार्थेनोजेनेसिस में तुम्हें प्लांट वाला जब पढ़ाऊंगी चैप्टर तब पढ़ाऊंगी। क्या होने वाला है इसके अंदर? पार्थेनोजेनेसिस। सो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है बच्चों जिससे एग से डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है? प्रोजेनी बन जाती है। समझ में आया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या इस ड्रोन के कोई फादर है? नहीं है ना? क्या इसके ग्रैंडफादर हैं? ये रे, इसके कोई फादर ही नहीं है, लेकिन इसके ग्रैंडफादर तो हैं, है ना? देखो ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कोई ब्लड रिलेशन तो चल ही नहीं रहा है, आप समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन के क्या नहीं होते? फादर नहीं होते, लेकिन ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है। अलग ही एक तरीके का डिफरेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? हम्म। इसको नोट डाउन कर लो। और बच्चों 12th की 11th की दोनों बुक्स खरीदो और पढ़ना स्टार्ट करो उसमें से। हाँ लेकिन पढ़ो। जेनेटिक्स पढ़ा है? बुक पढ़ी है उसकी? पढ़ो बच्चों। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। चलो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा अब कुछ कुछ नए टर्म से इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ चुका है। हाँ उसका खत्म हो जाएगा। समझ में आया था आज? हो गया बच्चों? डन। चलो, अब इधर देखो। एक टर्म होती है बच्चों म्यूटेशन। सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ खत्म होता है। एक टर्म होती है म्यूटेशन। देखो बच्चों, अगर इस टर्म को तुमने नहीं समझा तो आज की क्लास गायब हो जाएगी, और आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है इसका? चेंज। किसमें चेंज? तुम में, मुझ में? नहीं, डीएनए में। किसमें चेंज? डीएनए में। अब सपोज करो डीएनए में चेंज आया तो जीन में चेंज आएगा। जीन में चेंज आया तो एमआरएनए गड़बड़ बनेगी। एमआरएनए गड़बड़ बनी तो प्रोटीन गड़बड़ बनेगा। जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो प्रोटीन नहीं बना। या ऐसी भी गड़बड़ हो सकती है कि प्रोटीन अलग तरीके का बन जाए, या फिर प्रोटीन बने ही ना। इट डिपेंड्स कि किस तरीके की म्यूटेशन आई है। समझ में आया? तो म्यूटेशन किस लेवल पे होती है एक्चुअली में? डीएनए के लेवल पे। डीएनए से म्यूटेशन किस लेवल पे जाती है? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या चेंज हो जाता है? प्रोटीन का सीक्वेंस। एक बीमारी पढ़ानी है मुझे तुम्हें, सिर्फ इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। अगर तुम्हें मेरी सेंट्रल डॉगमा वाली क्लास याद है, जो कि हमने अनऑफिशियली जब हमारा बैच था तब हमने ली थी, तो वहां से चीजों को हम थोड़ा सा रिलेट करके चलते हैं बच्चों। सपोज करो ये मैं डीएनए है, अभी मैं तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, 5 प्राइम 3 प्राइम, बस डीएनए बताया मैंने। डीएनए में बेसिस होते हैं, कोड्स होते हैं। ठीक है। ए के सामने डीएनए में क्या जाता है हमेशा? टी। जी के सामने हमेशा क्या जाता है? कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज मेरे पास क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 7 8 9 आमने सामने है क्या? देखते हैं। कोई भी सीक्वेंस बता दो। AGT AGT AGT। ठीक है। AGT AGT AGT। अब क्या होगा यहाँ? ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने क्या आएगा? ऊपर से देखो। जी के सामने, टी के सामने, ए के सामने। यहाँ ए आएगा ना? एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे से इसको इरेज कर देती हूँ। इस टी के सामने, इस ए के सामने, इस जी के सामने। ठीक है। तो ये क्या है? डीएनए का सीक्वेंस। ठीक है। अब नॉर्मली जब इसमें चेंज नहीं हुआ है, अभी मैं तुम्हें म्यूटेशन पढ़ा रही हूँ ना, लेकिन नॉर्मली जब इसमें चेंज नहीं हुआ है तो इसकी हमें क्या बनानी है? एमआरएनए। मान लो मैं क्या बना रही हूँ इसकी? एमआरएनए। एमआरएनए हम कैसे बनाते हैं बच्चों? डीएनए को रीड करके। लेकिन सिर्फ हम टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं?
यू से। तो एमआरएनए में क्या नहीं होता, टी नहीं होता, वहां क्या होता है, यू। चलो अब इधर देखो, ए की जगह क्या आना चाहिए था, टी, लेकिन आएगा क्या यहाँ, ठीक है। अभी इतना तुम्हें पता है, डन। अब इस एमआरएनए को जरा बच्चों बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ देखना है। ठीक है, हाँ, क्या क्या क्या, हाँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एमआरएनए। ठीक। अब इस एमआरएनए से मुझे क्या बनाना है, प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे बनता है बच्चों, हमें क्या करना पड़ता है, इनको रीड करना पड़ता है। सुनते जाना, यहाँ से एनएससीजीएस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनको हमें रीड करना पड़ता है, और रीड करने के बाद क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं। अब होता क्या है, एक और मॉलिक्यूल होती है टीआरएनए, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बताती हूँ कि इसको रीड करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है, 3 कोड को हम एक साथ रीड करते हैं, ऐसे 3 कोड को हम एक साथ रीड करते हैं। हाँ, ये देखा गया है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया है, और मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ये कंक्लूजन निकाला गया कि 3 3 के फॉर्म में ही कोड जो है वो रीड होता है। ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, ये 3 जो है, इनको रीड करके यूसीए, यूसीए किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करता होगा। समझ रहे हो, किसको कोड करता होगा, एक अमाइनो एसिड को, जिसका नाम रख दिया मैंने अमाइनो एसिड 1। दूसरा वाला यूसीए सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करता होगा, क्योंकि ये तीनों कोड जो है ये सेम है, क्योंकि मैंने सेम ही लिया था ना। तो इसने अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड की चेन बना लिया, और क्या बन गया, अमाइनो एसिड की चेन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोटीन्स। ठीक है। तो अमाइनो एसिड की चेन को प्रोटीन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी डीएनए में, वो प्रोटीन में आ गई है। ठीक है। अब ये प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाएगा, और जो भी फंक्शन इसे करना है वो फंक्शन करेगा। ठीक है। अब म्यूटेशन में क्या होगा, म्यूटेशन अलग अलग तरीके की होती है। हो सकता है एक बेस चेंज हो जाए, एक डिलीट हो जाए, एक ऐड हो जाए, या सब्सटीट्यूट हो जाए। ठीक है। मैं तुम्हें एक क्या बताती हूँ, चलो एक डिलीट कर देते हैं। ठीक है। डिलीट करने से क्या होता है, पहले हम इसे कॉपी करेंगे। हो जाती है, अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिससे कोई ऐसा हार्मफुल प्रोटीन बन रहा है, या प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज करो बच्चों, अब मेरे को क्या करना है, डिलीशन समझा रही हूँ ना मुझे मैं तुम्हें, तो मैंने स्टार्टिंग का डिलीट कर दिया, मान लो स्टार्टिंग वाला डिलीट हो गया। अब हमारे पास आरएनए जो है वो ये है ना, स्टार्टिंग वाला डिलीट हो गया। एमआरएनए मेरे पास क्या है, ये वाली, तो इस एमआरएनए को जरा उठाओ। हाँ, अभी पता लगेगा तुम्हें। अब देखो, मेरे पास मेरी एमआरएनए चेंज हो गई। ठीक, क्योंकि यहाँ से एक जो क्या था, बेस डिलीट हो गया। अब मुझे एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए मुझे एमआरएनए को रीड कैसे करना है, 3 3 में ना। तो यहाँ पे सी ए यू, सी ए यू, और सी ए, इसके आगे जो भी होगा वो, पहला अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया बच्चों। यू सी ए से दूसरा अमाइनो एसिड आता, या सी ए यू हो गया, सिर्फ एक कोड चेंज होने की वजह से। और पूरा आपका रीडिंग फ्रेम भी चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ कोई और अमाइनो एसिड बन गया, यहाँ एक्स अमाइनो एसिड बना, यहाँ एक्स बना, यहाँ जो भी बना। तो अब ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड से मैच नहीं कर रहा। हाँ, उसका आगे जो भी होगा उसके हिसाब से ना शिफ्टिंग हो गई ना एक तरीके से। तो समझ में आ रहा है, चाहे कोई बेस अगर बीच में ऐड हो जाए, तो उसका बेस आ जाएगा, एमआरएनए में वो इंक्लूड हो जाएगा। फिर 3 3 करके कोड पढ़ोगे तो सारी चेन डिफरेंट हो जाएगी। पूरा का पूरा अमाइनो एसिड जो है वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो म्यूटेशन क्या होती है बच्चों, चेंज इन दी डीएनए। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब श्योर है, सो रहे हो, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन हमें अलग अलग तरीके की पढ़नी है, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें, पर बेसिक सबका यही है कि जो हमारा रीडिंग फ्रेम होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है।
अब बच्चों मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें म्यूटेशन काम आएगी। क्या पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें? जेनेटिक डिसऑर्डर्स की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। घर जाके अब एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करने के लिए तुम बहुत एलिजिबल हो चुके हो, तो उसको अच्छे से रीड करना। ठीक है, दो इसके अंदर हमारी मेजर क्लासिफिकेशन है जेनेटिक डिसऑर्डर में। एक है आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, और दूसरे हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो भी हम बात करते हैं कि जीन्स में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम है, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जिनका जो पैटर्न है वो कैसा है, जैसा मेंडल ने बताया था। क्या बताया था? पेयर में रहेंगे, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो वो सारी चीजों को जो फॉलो करेंगे वो किस में पढ़ेंगे हम? मेंडेलियन डिसऑर्डर में। जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, जैसे मेंडल ने जो लॉज दिए थे उसको जो फॉलो करते आएंगे वो आएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। और डिसऑर्डर मतलब बीमारी फॉलो करिए, बीमारी एक ट्रेट है जो कि जैसा मेंडल ने बताया था उस तरीके से वो फॉलो हो रही है। ठीक है, पता लग जाएगा तुम्हें, है ना? अब देखो, कुछ टर्म्स मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस चीज को समझो। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसकी क्लासिफिकेशन है, देखो नई नई टर्म्स आएंगी। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, सुनते जाना, इससे तुम पेडिग्री बनाना सीखोगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ऑटोसोमल रेसेसिव, मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ऑल्सो द मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी वाई लिंक्ड। ठीक है, ठीक। बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट से क्या समझते हो? देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। उसी के बेसिस पे हमने बीमारी को ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड कर दिया। अगर कोई बीमारी सेक्स क्रोमोसोम पे ना होके दूसरे क्रोमोसोम्स पे है तो हम क्या बोलते हैं उसको? ऑटोसोमल। ठीक है, सो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जो भी बीमारियां आ रही हैं वो किस में कैटेगराइज करेंगे हम? ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव। हम्म, सोमैटिक सेल्स में भी तो सेक्स क्रोमोसोम होता ही है ना? तो सिर्फ हम ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं, यानी जो 22 पेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम एक्स वाई क्रोमोसोम, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किस में आएंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट टर्म से तुम अपने कंसेप्ट से इतना तो समझ पा रहे होंगे, ऑटोसोम का मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, और डोमिनेंट का होने का मतलब भी एक भी क्रोमोसोम पे हुई या एक भी एलील हुआ बीमारी वाला तो बंदे को क्या हो जाएगी? बीमारी। समझ रहे हो, है ना? ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या है? जो बीमारी है वो दोनों एलील्स पे होनी चाहिए तभी किसी को बीमारी हो सकती है। और बीमारी कौन से क्रोमोसोम पे होनी चाहिए? किसी पे भी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम एक्स वाई। ठीक। एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब क्या है? कि एक भी एक्स क्रोमोसोम पे एलील है डिजीज वाला तो बीमारी हो जाएगी। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव का मतलब क्या है? कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी वाले एलील्स होने चाहिए तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई विहान? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि ऑटोसोम पे, ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम है उसमें एक भी जीन डिफेक्टिव है तो बीमारी हो जाएगी। रेसेसिव में दोनों डिफेक्टिव होने चाहिए। हम्म, वाइलिंड इनहेरिटेंस वो बहुत इजी है, वाइलिंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस वो सब पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑटोसोमल रेसेसिव के कुछ नाम बता रही हूँ, अभी तुम उसको नाम को याद रखो। पहले हम पेडिग्री सीखेंगे फिर हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ,
डोमिनेंट का मतलब है एक पे भी होगी तो भी बीमारी हो जाएगी, तभी डोमिनेंट है ना। थैलेसीमिया। बच्चों ये सारे बीमारियों के नाम है, इसमें से 3-4 बीमारियां ही हैं जिनको हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी तुम्हें। ये वही है जिसकी तुमसे हिस्ट्री वो वाली थी रिलेटेड, याद है? किसको? बिल्कुल। क्या शांति थी ना? हाँ। हाँ कुछ भी नहीं पूछते। चल रहा है। हाँ वो अच्छी है पढ़ने में। हाँ ये चैप्टर हो चुका है ना उसमें, 10th में, जैसे तुम्हारा सेल हो चुका है। हम्म। तो उन लोगों ने अभी भी तो पढ़ा है ना। एक्स। हाँ होंगी, कोशिश करेंगे। ठीक है। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ये किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद हाँ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इधर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक। हाँ क्रोमोसोम अभी उतना सोचना नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, नहीं तो कंफ्यूज होगे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। नहीं करना। कैंसर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ना, वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, जेनेटिक माइट बी, इट कैन बी जेनेटिक, पर वो म्यूटेशन से आता तो है और वो पास होता भी है। लेकिन कैंसर के जो भी जीन्स होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक नहीं है। बायो में अच्छे हैं। चलो बच्चों, पहले तो ये डिजीज के नाम तुम्हें याद होने चाहिए। अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ पेडिग्री एनालिसिस। एक बार हाँ जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो, एक बार तुम्हें पेडिग्री रीड करना आ जाए, फिर मैं तुम्हें कुछ बीमारियां दूंगी और तुम्हें उसका चार्ट खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक। कि कैसा दिखना चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट का चार्ट, कैसा दिखना चाहिए एक्स लिंक्ड वाला चार्ट। ठीक। चलें आगे। इधर देखो, एक चीज सुनो, आप पेडिग्री एनालिसिस हम सीख रहे हैं बच्चों, बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखो, पेडिग्री एनालिसिस जो है बच्चों, ये एक तरीके की पूरी एनालिसिस है, हमारे पूर्वजों में कौन सी बीमारी थी, कैसे बीमारी थी, तो पूरी हिस्ट्री हम लोग इस चार्ट से रीड करते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है कि शादी होती है तो कुंडली मैच वैच कराते हैं ना, कि बनेगी कितनी बनेगी नहीं बनेगी हस्बैंड वाइफ की। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि पूरा पेडिग्री एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हिस्ट्री में कौन सी बीमारी चलती आ रही है, इधर कौन सी बीमारी है, कहीं दोनों बीमारी मिलके कोई ब्लंडर बीमारी ना हो जाए। है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये तो मजाक था, पर चलो सुनो। पेडिग्री एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ सिंबल्स आने चाहिए। आप इधर देखो, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया जो आपने कभी नहीं पढ़ा। अगर सर्कल बना है, ठीक है देखते जाओ, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, फीमेल को।
तो पेडिग्री एनालिसिस में सर्कल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल को। ऐसा जो स्क्वायर है, स्क्वायर से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मेल को। ठीक है, सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीमेल को, मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? स्क्वायर से। अगर इस सर्कल के अंदर मैंने इस सर्कल को पूरा भर दिया, ठीक है, इधर देखो बच्चों, अगर इस सर्कल को पूरा मैंने भर दिया तो इसका मतलब क्या है? शेडी वाला जो सर्कल है, इसका मतलब ये फीमेल जो है इसको बीमारी है। तो ये कैसी फीमेल है? दिस इज अफेक्टेड फीमेल। ठीक, समझो इस चीज को। अगर इस सर्कल में एक ऐसा डॉट बना हुआ है, ठीक है, या फिर ये सर्कल आधा शेडेड है, तो ये कैसी फीमेल है? इस फीमेल के अंदर बीमारी तो है, पर ये सिर्फ उसको कैरी कर रही है, ये उसमें एक्सप्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? शी इज कैरियर फीमेल। हाँ, तो ऐसी फीमेल जिसके अंदर बीमारी दिख नहीं रही है लेकिन वो पहुंचा सकती है। हाँ, सब पता लगेगा, अभी तुम्हें भी पता लग। क्या? उस फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसकी एक पे बीमारी है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन ये बीमारी मेल के पास चली गई तो बस मेल का तो, क्योंकि उसके पास एक ही क्रोमोसोम है। अभी पढ़ेंगे उतना। क्या? नहीं, उसको तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए। अगर बच्चों वैसे मोस्टली केसेस में फीमेल ही कैरियर होती है, लेकिन अगर ऐसा मेल हाफ शेडेड दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका कैरियर मेल। बस ये वो है, सिंबल है बनाया हुआ। ठीक है, सपोज करो अगर ये मेल जो है ये पूरा फिल है, तो ये कैसा मेल हो गया? अफेक्टेड। समझ में आ रही है अभी सिंबल्स कैसे हैं? याद कर लो इनको साथ के साथ ही। अफेक्टेड क्या है? ये मेल। डिब्बा सा वैसे भी मेल ही होता है, तो ये डिब्बा सा है उसको मेल कर देना, गोल मटोल फीमेल होती है, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, चलो मजाक था ये, ताकि तुम्हें याद हो जाए। बुरा नहीं मानना। अब इधर देखो बच्चों, देखो, एक फीमेल ये है, एक मेल ये है, इनके बच्चे कैसे बनेंगे? देखो, एक लाइन का मतलब क्या है कि इस मेल की इस फीमेल के साथ शादी हुई है। ठीक है, पूरी चार्ट है ना ये। तो लाइन का मतलब क्या है कि ये फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों की शादी हुई है और इनके बच्चे होंगे। जो भी बच्चे होते हैं एक वर्टिकल लाइन बना के हम इस तरीके से उनको शो करते हैं। तो मान लो मैंने ये बना दिए, तो इस चार्ट से तुम क्या रीड कर पा रहे हो? इस फीमेल की मेल से शादी हुई है, इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। अब ट्विस्ट, अगर मैं इसको शेड कर दूं, अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि जो बीमारी है वो एक बाप ने अपनी बेटी को दे दी ऐसे। बीमारी, हाँ, अभी होगा, सब समझाऊंगी। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी चीजों को समझने की। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे, अभी पेडिग्री समझेंगे। ठीक है, आप मेरी बात सुनो। अगर इस मेल की इस फीमेल से शादी हुई है और इनके 2 बच्चे हैं और इनके बीच में भी ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है? कि इनकी आपस में शादी हो गई? ऐसा थोड़ी होता है। ये तो दोनों लड़कियां हैं, ये क्या है? ट्विन्स हैं। सो व्हाट डज इट इंडिकेट बच्चों? इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये क्या है? हाँ हाँ, उसका भी है। जो, नहीं नहीं नहीं, ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, ठीक। तो जनरली ये किसके लिए? ट्विन्स के लिए। अब ये दोनों एक ही जैसे ट्विन है तो ये आइडेंटिकल ट्विन होगा। यहाँ डब्बा होता है यानी मेल होता तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन हो जाते। ठीक है, अब अगर बच्चा पैदा हुआ और मर गया, फिर उसको भी तो हमें सिंबल देना पड़ेगा ना, ऐसे भी तो केसेस होते हैं। हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं? ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। ये फाई नहीं लग रहा? फाई बोलते हैं इसे।
एक साइन है ना फिजिक्स में ऐसा, क्या है? ठीक है, चलो 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 इधर देखो, देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात। मैं पेडिग्री पढ़ाना छोड़ दूं क्या? इधर देखो बच्चों, अब कमाल की बात, 5 बच्चे पैदा हुए और उनमें से किसी को भी बीमारी नहीं है। ये क्या है? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो मैं लिख देती हूँ 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। सारे सिंबल याद करते जा रहे हो ना बच्चों? ठीक है, तब तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे उनको, लेकिन 5 की बाजी मार ली तो ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फिर तो हम ऐसे ही बनाएंगे, पर 5 वाला साइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो हम नॉर्मल ऐसे ही बना देंगे। अनस्पेसिफाइड का मतलब वही जो तुम आप लोग बात कर रहे थे, ऐसे बना देंगे, पर इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो ये सारे सिंबल्स हमें आ गए हैं, एक रह गया है बच्चों। नहीं पता, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखते हैं, बायो है ना ये। किसका नाम? हाँ, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है कि मरा हुआ बच्चा। हम्म, मरा हुआ बच्चा। सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम कैसे पता लगाएंगे पेडिग्री एनालिसिस से कि शादी रिश्तेदारों में हुई है? ठीक है, यहाँ उसके लिए भी एक साइन है, मैरिज। सच में, इधर देखो, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बच्चों, अगर तुम्हें मेल और फीमेल के बीच में डबल वाला लाइन दिख जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेन्जिनस मैरिज करके बोलते हैं। सिर्फ याद कर लो कि मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, सो ये क्या है? हाँ, आते हैं आते हैं आते हैं। इंटरेस्टिंग। चलो पहले इसको नोट करो, 2 मिनट दे रही हूँ मैं, नोट करो और इसको याद करो, फिर मैं तुम्हें समझाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ हाँ, अभी तुम्हें सिखाऊंगी पहले कि देखते कैसे हैं। बिल्कुल, पास के रिलेटिव्स। वो तो है, लेकिन बिल्कुल पास के रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ मैं। बस, नो डिस्कशन, आराध्य शांत। पहले हम पेडिग्री एनालिसिस करना सीखेंगे, मुझे नहीं लगता आज तुम्हारा डिजीज हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है ना। पर डिजीज के अकॉर्डिंग पेडिग्री एनालिसिस करना सीख लेंगे। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ, उससे समझना। ठीक है, सब पता लगेगा ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। देखो, चले आगे, सारे सिंबल्स याद है? चलो बच्चों, फॉर फॉर द इजी ऑफ अंडरस्ट, क्या बोले जा रही हूँ मैं, फॉर द इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम लोग अभी ना तो तुम्हें ऑटोजोमल बता रहे, ना ही तुम्हें एक्स लिंक्ड बता रहे, अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ वाई लिंक्ड। ठीक है, उससे तुम पेडिग्री को सीखोगे, फिर हम धीरे धीरे ऑटोजोमल और एक्स वाला जो भी है सारा मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों, देखते कैसे हैं मैं तुम्हें। हाँ, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस मैं तुम्हें बता रही हूँ किसके हिसाब से? पेडिग्री के हिसाब से। अब नॉर्मली अगर हम अपना दिमाग लगाएं, वाई क्रोमोसोम कौन किसको देता है? मेल मेल को देता है। अगर कोई बीमारी वाई क्रोमोसोम पे है तो वो फीमेल को तो जाएगी ही नहीं, वो किसको जाएगी? मेल को। तो एक चार्ट बनाती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो,
फीमेल की शादी हुई किससे, मेल से, इसके प्रॉब्लम थी वाई क्रोमोसोम में, तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, कंप्यूटर, अच्छा कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। अब इस फीमेल की इस अफेक्टेड मेल से शादी हुई, अब इनके बच्चे हुए, कितने हो गए, 3। पेडिग्री में हमेशा ज्यादा ज्यादा बच्चे होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा ज्यादा स्टडी करनी है, ठीक है। तो पेडिग्री में 3 बच्चे हुए हैं। अब इधर देखो, एक है फीमेल, एक है मेल, और दूसरी है फीमेल। अब ये जो मेल है ये क्या हो गया, अफेक्टेड। अब इस मेल की फिर से शादी हुई, क्योंकि पेडिग्री में हम ज्यादा शादियां भी कराते हैं क्योंकि चार्ट जो है वो नीचे तक जाए। तो मान लो इसकी शादी हो गई किसमें, रिलेटिव में, तुम्हें करानी है तो करा दी लो, रिलेटिव में कितना देर लग रही है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, कोई बात नहीं, अब तो हो गई, अब तुम्हारे कहने से टूटेगी थोड़ी। अब बच्चों इनके 4 बच्चे हुए, ठीक है, ये पेडिग्री कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा है। इनके 4 बच्चे हुए, 2 मेल और 1 फीमेल, चलो 2 मेल और 1 फीमेल और एक और फीमेल, क्योंकि 4 बच्चे हुए ना। और दोनों मेल कैसे हैं, देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये वाई क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर है, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसे छुपा दूं तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, एक जनरेशन में देखो, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में तुमने क्या नोटिस किया, भाई मेल को दिक्कत है, कोई बात नहीं, मेल को दिक्कत है तो है। अगली जनरेशन में भी देखा तुमने, मेल को दिक्कत है, कोई बात नहीं है तो है। तीसरे में देखा फिर भी मेल को दिक्कत है, फिर तुम्हें समझ में आया एक्चुअली में मेल में ही दिक्कत है, यानी कि प्रॉब्लम किस में है, वाई क्रोमोसोम में। तो इनहेरिटेंस कैसा है ये, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो मेल है, जो फादर है, वो हमेशा अपने बच्चे को बीमारियां दे रहा है, ठीक है। नहीं। क्या, नहीं, क्या हुआ, ठीक है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पहचान लोगे, हर जनरेशन में फीमेल नॉर्मल रहने वाली और मेल क्या रहेगा तुम्हारा अफेक्टेड, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। दूसरा, एक और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और इनहेरिटेंस पढ़ाती हूँ, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। क्या जस्ट, अच्छा जस्ट अ मिनट, कौन से गेम में, हाँ वही है, वो ही है ये। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ये समझ में आया, तो हम डिफिकल्ट पे ही चलते हैं ना सीधा, है ना, यू कैन डू इट। तुम्हें अब 2-3 ट्रिक्स बताने की कोशिश करती हूँ। एनसीईआरटी में देखो ये 2 क्रॉसेस हैं, मैं तुम्हें इनको ही समझाती हूँ और इनसे मैं तुम्हें ट्रिक्स बताती हूँ कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ऑटोजोम पे और कैसे पता लगेगा कि सेक्स क्रोमोसोम पे चीजें। वाई वाला तो तुम बहुत आराम से कर लोगे, बेचारा हर जनरेशन में मेल फंस रहा है, ठीक है। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनो तो सही, मुझे बोलने दो। पॉलिना शांत, शांत, शांत। अगर, देखो, अगर ऑटोसोमल पे बीमारी है, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे, ठीक है, जो भी हमारे 22 पेयर हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, उसमें तो बराबर ही जाने वाली है ना। अगर मेल भी इफेक्टेड है, फीमेल भी इफेक्टेड है, तो नेक्स्ट जनरेशन में बराबर चांसेस हैं कि मेल भी अफेक्ट हो सकता है और नेक्स्ट वाला फीमेल भी, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी नहीं है। लेकिन अगर डिजीज किस पे है बच्चों, सेक्स क्रोमोसोम पे है, जैसे वाई वाले पे है तो वो फिर किस किस को देगा, वाई वाई को। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम के मेल पे, एक्स क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर है, तो उसकी हमेशा फीमेल के पास वो बीमारी वाला जाएगा ना, जाएगा या नहीं जाएगा, मेल के पास एक्स क्रोमोसोम जाता ही नहीं है। अब की बार जो फादर बीमार है वो किसको बीमार कर रहा है, डॉटर को, क्योंकि अब उसके एक्स क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम है। तो आप ये सोचो कि अगर, सोचो एक जनरल लेआउट दे रही हूँ,
कि अगर आपको मैंने एक पेडिग्री दिया है और हमेशा क्या हो रहा है, फादर की वजह से लड़की बीमार, बार बार यही देखने को मिल रहा है कि फादर बीमार लड़की बीमार, फादर बीमार लड़की बीमार, तो क्या है, एक्स लिंक्ड। अब वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है ये मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगी, वो भी देखेंगे, रुक जाओ। पूरे पूरे बड़े बड़े चार्ट एनालाइज किए जाते हैं, मैं तो तुम्हें छोटी छोटी जनरेशन बता रही हूँ, इतना सिंपल नहीं होता ना ये। हमारे कॉलेज में जब हमें मिलते थे तो पूरे पूरे पेजेस के पेडिग्री मिलते थे एनालिसिस करने के लिए, और हमें दो दो तीन तीन दिन लगते थे, हमें पता ही नहीं लगता था हो क्या रहा है। हाँ हाँ, कितनी कितनी जनरेशन्स के पेडिग्री होते हैं, और कई बार टीचर्स खुद ही बना देते हैं ऐसे ऐसे कहीं से भी कुछ भी करके। चलो बच्चों, इसको पहचानने की कोशिश करना, सिर्फ इतना पहचान देना कि क्या ये ऑटोजोम है या ये सेक्स लिंक्ड है। चलो मेरे साथ साथ बनाओ और इसको सॉल्व करो। ये बेचारी बीमार फीमेल की शादी हो गई एक अच्छे आदमी से, अच्छी फीमेल से। नहीं, इनके बच्चे हैं। अच्छा शांत बच्चों, इसको बनाओ। किसको? वेदांश चुपचाप इसको सॉल्व करो। कि ऑटोजोम, अभी देखो ना, ठीक है भाई, ये बीच वाला सही निकल गया, इसका पूरा फैमिली ठीक है, बच गया। चलो बच्चों, पिछले साल का तो नहीं था एक भी। पिछले साल में नहीं था। चलो बताओ कि ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, अभी तो तुम बस इतना ही बता दो कि ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक कैसे हो सकता है? ये वाली फीमेल ने इस किसी मेल को तो नहीं दिया, इसको भी नहीं दिया, इसको भी नहीं दिया, और ये फीमेल ही बीमार हो गई। सोचो, और दिमाग लगाओ। देखो, सुनो समझो इस चीज को, अगर आपको बीमारी इक्वली दिख रही है, एक होती है क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी, वो होता है सेक्स वाले में। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, ऑटोजोम्स में सभी बीमार होंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई पार्शियलिटी नहीं है, सबको बीमार होना है, तो यहाँ सब बीमार हो रहे हैं, लड़का भी हो रहा है और लड़की भी हो रही है, ठीक है। इधर लड़की से लड़की बीमार हो गई, कोई पार्शियलिटी नहीं है कि लड़की ने बीमारी सिर्फ लड़के को दी या लड़के से लड़की में आई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सब इक्वल बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे वाला जो होता है वो कौन शो करता है, ऑटोसोमल। धीरे धीरे सीखोगे, बस कुछ कुछ चीजें पकड़ लो, करके देखो, सेक्स क्रोमोसोम बना के देखो, तुम बताओ मेरे को। इन केस, हाँ बताओ, ये एक्स एक्स बोल दिया आपने, अगर ये बीमार है तो इसके एक्स पे भी प्रॉब्लम है, इसके इस वाले एक्स पे भी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तुम एक्स लिंक डोमिनेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, बताओ फिर। ठीक है, इनके गैमेट क्या बनेंगे, इसके, ठीक है। अब ये लड़की कैसी है, चलो नॉर्मल है, तो नॉर्मल लड़की कैसी हो गई, ये बीमार कैसे हो गया, ठीक है। ये बीमार कैसे होगी, ये अनअफेक्टेड एक्स,
ठीक है, फिर? हम्म। हम्म। इसको जब 1 सेकेंड, और ये सारे जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये जा रहा है, इससे भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेटा है ना ये। एक्स एक्स जा रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसका जा रहा है? एक्स लिंक डोमिनेंट का जा रहा है। किसको? नहीं, अगर आपने इसको भी अफेक्ट करवा दिया ना, तो पूरा आगे भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो, ऑटोजोम को हम पहचानते कैसे हैं? ये इसके साथ चला गया वो अलग बात है, लेकिन ऑटोजोम्स को हम पहचानते कैसे हैं? कि इक्वली सबको क्या होने वाली है? बीमारी होने वाली है। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। समझ में आया? एक और ग्राफ मैं आप लोगों को देती हूँ, उसको भी पहचानने की कोशिश करो कि वो क्या है। सॉल्व कर करके। चलो। वो ऑटोसोमल डोमिनेंट था। देखो रेसेसिव में तो केस बन ही नहीं रहा था, रेसेसिव तो हमने देख ही लिया था क्योंकि सारे हो जाते बीमार, है ना। अब वो ऑटोसोमल था या सेक्स था, वो सेक्स से भी फिट बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे। नहीं, अभी तक तो नहीं है। जेनेटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सोचो। नहीं, कभी कभी हिडन वाला दिखता भी नहीं है बच्चों। देखो, म्यूटेशन पॉसिबल एक में होती है, उसमें भी हो गई क्या? नहीं। सोचो और बताओ। सबसे पहले तो कोई पार्शियलिटी हो रही है कि लड़का और लड़की में? देखो, इस चीज को दिमाग से सेट कर लो कि अगर लड़का और लड़की दोनों ही बीमार है, मेल फीमेल, तो कौन सी बीमारी हो गई ये? अब ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दूंगी कैसे पहचानना है, बस इसका जवाब दे दो मुझे। करके देखो इसको। करके देखो एक बार। हम्म। कैसे? बताओ पहले मेरे को। पहचानना पड़ता है। पहचानना पड़ता है। मुझे जीनोटाइप बताते जाओ, और हम केस को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहली बात तो ये डिजीज ऑटोसोमल है। ठीक है। फीमेल कैरियर तुम बोल रहे हो। ठीक है। सारे पॉइंट्स यहाँ लिखते चलते हैं, करें बच्चों सॉल्व। जैसे जैसे आप लोग बता रहे हो, ये मेल कैसा है आपकी तरफ से? एक्स एक्स कैसे हो जाएगा? कौन सा मेल एक्स एक्स? वापस याद करो, मैंने बोला था जब इक्वली बीमार होते हैं मेल फीमेल तो ये ऑटोसोमल होती है, तो हम इसको एक्स 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 वाई से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम इसको ऑटोसोम यानी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट को, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, और होमोजाइगस रेसेसिव को इस तरीके से, क्योंकि कौन सी बीमारी है? ऑटोसोमल, क्योंकि मेल फीमेल इक्वल आ रहा है। ठीक है। चलो तुम्हारे लिए लगा देंगे डॉट। अब बताओ मुझे। कौन सा कैपिटल? ऐसे ही बता दो नॉर्मल मुझे कि क्या है तुम्हारा जीनोटाइप। श्योर, इधर देखो। जीनोटाइप बताओ।
हाँ ये वाला, इधर क्या आएगा? इधर सॉल्व करो बच्चों। चलो सॉल्व कर करके देख लो बच्चों। करके देखो ना, तभी तो तुम्हें पता लगेगा, नहीं तो ऐसे देखने से कुछ पता नहीं लगेगा। ऑटोजोमल है ये पता लग गया। अब डोमिनेंट है या रेसेसिव है? तुम्हारे कहने से मैंने ले लिया स्मॉल ए, और इसको मैंने क्या ले लिया? स्मॉल ए। तो ये भी स्मॉल ए होना चाहिए था, ये भी स्मॉल ए होना चाहिए था। तो बच्चों यहाँ तो गड़बड़ हो गई, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्मॉल ए दोनों पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं है। इसको केस को हटाओ अब। दूसरा, ये बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। अब ये वाला कैसा बन जाएगा? ऐसा बन सकता है, ये वाला ऐसा बन सकता है, ये इसकी तो नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है, इसका बच्चा ये है, ये ठीक है। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, और ये कैसा होगा बच्चों? हाँ ये तो रैंडम चल रहा है अभी, ठीक है। हम तो लगा कर देख रहे हैं ना मेथड्स अलग अलग तरीके के। फिर मैं तुम्हें एक बार में मेथड बता दूंगी, अभी बस लगा के देखो। तुमने बोला कैपिटल ए, तो इससे क्या हो जाएगा? ये डिजीज होगा? नहीं। तो प्रियांश, सॉरी अथर्व, ये तो नहीं आएगा। इसका क्या आ सकता है? चलो मान लिया स्मॉल ए। बच्चों तुम हो गए हो बहुत कंफ्यूज, मुझे पता था। अब मैं तुम्हें सिंपल सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लगाकर देखने पड़ेंगे मेथड्स, क्योंकि अगले बार में सेट ही नहीं बैठ रहा था ना, ये डिजीज आ ही नहीं रहा था। ये वाली जो डिजीज कंडीशन पे हमने जो लिखा था वो यहाँ बैठ ही नहीं रहा था। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इतना ना तो हमारे पास वहां टाइम होगा वेस्ट करने के लिए। अब सिंपल चीज देखो, क्या मैं कर दूंगी, पर एक ट्रिक सुन लो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। सुनो मेरी बात, अगर पेरेंट्स को डिजीज नहीं है तब भी बच्चे को डिजीज हो रही है और बराबर डिजीज हो रही है, सुनो, पेरेंट को डिजीज नहीं है, बच्चे को डिजीज हो रही है और बराबर हो रही है, ना मेल देख रही ना फीमेल देख रही, इट इज ऑटोजोमल रेसेसिव। क्या है बच्चों? बस ये दो दो तीन तीन ट्रिक्स हैं, इसको देखना सीखो। ऑटोजोमल रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव का क्या मतलब है? पेरेंट डिजीज नहीं है तब भी बच्चे में डिजीज आ रही है, इसका मतलब पेरेंट में वो डिजीज छुपी हुई है, इधर भी छुपी हुई है इधर भी छुपी हुई है, दोनों ही कैरियर है उस पर्टिकुलर डिजीज के, और वो कैरियर मिलके क्या बना रहे हैं? हाँ। अब सुन लो बच्चे, इधर देखो, ये रहा तुम्हारे पेरेंट्स का जीनोटाइप, मिल गया। इधर भी डिजीज छुपी है इधर भी डिजीज छुपी हुई है। देखो मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, उतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इस चीज को समझो कि अगर पेरेंट्स को बीमारी नहीं है और तब भी बच्चों को हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि पेरेंट में कहीं ना कहीं वो बीमारी छुपी हुई है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रही। एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों जीन बीमारी वाले है ही नहीं, एक बीमारी वाला है और एक बीमारी जिसमें नहीं है वो वाला जीन प्रेजेंट है, यानी एक नॉर्मल। हाँ, नहीं, ये रेसेसिव से हो रही है ना, तो जहां पे दोनों ए आ गए वो क्या हो जाएगा? डिजीज्ड। अब समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा? ये, अब बना लो तुम, ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिजीज वाले हैं वो ये आ जाएंगे। अब देखो इसको ए आना है तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या होना जरूरी है? सॉरी, कौन? चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। आपको जीनोटाइप देना ही नहीं है, आपको सिर्फ बीमारी का पैटर्न जानना है, जो कि कैसे पता लगेगा? पेरेंट्स बीमार नहीं है तब भी बच्चा बीमार है, इसका मतलब पेरेंट्स में वो बीमारी है छुपी हुई।
है ना। अब वो एक्स लिंक भी हो सकती है, वो ऑटोसोमल भी हो सकती है। फिर आप चेक कर लो कि क्या लड़का लड़की दोनों को इक्वल बीमारी हो रही है। इक्वल हो रही है तो उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऑटोसोमल है। समझ नहीं, हर कोई नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, नहीं तो पुट करके देखा जाता है पूरी पूरी चीजें ना। ये एक जनरल चीज है बस। अब देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी तब बताऊंगी, अभी तुम धीरे धीरे। क्या? हाँ, क्योंकि नीचे आते आते चीजें चेंज हो जाती थी। हाँ, पूरा पूरा पेज मिलता था इतना बड़ा बड़ा। अब इधर देखो बच्चों, ये मैंने आपसे क्या बोला था, ये एक्स वाले से सेट हो गया, बट एक्चुअली में एक्स वाला है नहीं ये डिजीज, ठीक है। इस डिजीज को हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे पेरेंट्स कैसे हैं? एक पेरेंट डिजीज्ड है और एक भी जेनरेशन बिना डिजीज के छूटी नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब कैसी है? डोमिनेंट। और मेल और फीमेल दोनों को बराबर बराबर हो रही है, तो कैसी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसी है बच्चों? ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो पहचानना क्या है? ऑटोसोम में बस ये देख लो, मेल फीमेल इक्वल बीमारियां हो रही हैं। रेसेसिव वाले में कि अगर पेरेंट्स को बीमारी नहीं है तब भी बच्चे को हो जाएगी, और डोमिनेंट वाले में बच्चे को होगी ही होगी कोई जनरेशन। डोमिनेंट वाले में ना, मतलब कि चाहे ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। नॉन अफेक्टेड कौन होगा? ये वाला सिर्फ। अब इस वाले चार्ट को आप इससे भी करके देख सकते हो, करोगे? क्यों? करो बच्चों, ट्राई करो इसको। एक सेकेंड। अब मैंने आपको बता दिया एक्चुअली में ये चार्ट क्या शो कर रहा है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, और ये, क्योंकि ये कैसा है? ये अनअफेक्टेड है, तो ये इसको ऐसा होना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। समझ में आया? तो पहचानोगे कैसे? पहले पूरा एनालिसिस करना है। कौन से वाला? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमारे पास पेरेंट के जीनोटाइप मिल गए, पेरेंट के जीनोटाइप मिल गए, और उसके बाद सारे आप लोग आराम से भर सकते हो। समझ में आया? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे पहचानोगे? कि पेरेंट्स को बीमारी हो रही है, बच्चों को बीमारी हो रही है, इक्वली बीमारी हो रही है, और हर जनरेशन में बीमारी हो रही है। ऑटोसोमल रेसेसिव कैसे पहचानोगे? पेरेंट्स चाहे अनअफेक्टेड है तब भी बच्चों को बीमारी हो रही है, और इक्वली बीमारी हो रही है मेल और फीमेल। इससे ज्यादा नहीं आएंगे। हम्म। क्या क्या क्या? वो ऑटोसोमल में ही जाएगी। एक्स लिंक अब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी सुनो, ऑटोसोमल में ही जाएगी वो, है ना। अब देखो बच्चों, तुम्हारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। इसको कैसे देखोगे? यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं बहुत सारे। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कौन सा ग्राफ। तो इससे पहले जरा हम इस बीमारी को समझते हैं बच्चों। सुनो मेरी बात। फीमेल की बात करूँ तो उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक पेयर में एक्स एक्स। मेल की बात करूँ तो उसके पास कैसे क्रोमोसोम होते हैं? एक बेचारे के पास एक्स होता है और एक क्या होता है? ठीक है, डन। अब फीमेल को अगर मुझे डिजीज कराना है, तो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या होने चाहिए? बेकार, खराब, अफेक्टेड होने चाहिए, तभी उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि, तो नहीं सुनो, अगर उसके एक क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो जो उसका काउंटर एक्स क्रोमोसोम है वो उतने प्रोटीन्स बनाएगा, वो काम करेगा, तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो क्या हो जाएगी? कैरियर। तो ये डिजीज फीमेल हो गई। और ये वाली जो है ये क्या हो गई बच्चों? और ये वाली तो है ही हमारी नॉर्मल। वो एक्स लिंक डोमिनेंट में होगा ना, हम तो रेसेसिव की बात कर रहे हैं। रेसेसिव जनरली नहीं करता ना, बार बॉडीज बना लेता है वो। हम्म। नहीं, वो हो जाता है जैसे ही मतलब
पूरे फंक्शनिंग करना है दोबारा से स्टार्ट कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी प्रोटीन चाहिए तो वो हो जाता है, कंपनसेशन मैकेनिज्म होता है पूरा। ठीक, अब इधर देखो, मेल कब डिजीज होगा बच्चों? जब बेचारे के एक एक्स क्रोमोसोम पे अफेक्ट हो गया वो, तो मेल को हो गई बीमारी। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, नहीं बनेगा कभी, मेल कैरियर नहीं बनेगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से कुछ ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। इस मेल को अगर बीमारी है तो इसके एक्स क्रोमोसोम पे है, तो ये वाला अफेक्टेड मेल हमेशा डिजीज किसको देगा? अपनी बेटी को, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक कहाँ से आएगा? फीमेल के पास, अपने फादर से। तो ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये डॉटर के पास गया, और डॉटर क्या बन सकती है? कैरियर। पर इनकेस उसकी मम्मी भी कैरियर है तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। ठीक, ये तो बात रही किसकी, कि मेल ने बीमारी दे दी फीमेल को, बहुत बढ़िया किया। अब इधर आओ, फीमेल की बात सुनो बच्चों। ये डिजीज्ड फीमेल जो है ये क्या करेगी? देखो, देखो, डिजीज्ड फीमेल जो है, फीमेल को, सॉरी, मेल को एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा? फीमेल से। यानी कि ऐसी फीमेल जिसको डिजीज है उसका बेटा हमेशा क्या रहेगा? डिजीज्ड। नहीं, बेटा तो कैरियर ही नहीं होता, तो मेल को ये पास कर देगी। जो भी इसका सन होगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों? डिजीज्ड। तो ये जो मेल है बेचारा ये डिजीज हो जाएगा, फिर ये अपनी फीमेल को, जो भी इसकी डॉटर होगी उसको पास कर देगा। समझ में आ रहा है पैटर्न क्या फॉलो होने वाला है? लेकिन ये जो डिजीज फीमेल है, इन केस अगर इसके फादर नॉर्मल होते हैं तो ये क्या बनाएगी? कैरियर। आगे जाके ये पास ऑन कर देगी। तो एक पैटर्न तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक्स लिंक्ड में मदर बेटे को बीमारी दे रही है, फादर बेटी को बीमारी दे रहा है, तो एक क्रिस क्रॉस पैटर्न है, समझो इस चीज को। फादर, मदर, डॉटर, सॉरी सन लिखेंगे हम यहाँ फादर के आगे, सन, डॉटर। फादर किसे बीमारी दे रहा है? बहुत अच्छी बात, मदर। इस पैटर्न को बोलते हैं बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आगे ये वाली जो डॉटर है ये किसको बीमारी कर देगी? अपने सन को। मतलब जब ये माँ बनेगी, इसको हटा देते हैं। डॉटर कैसे सन को बीमारी कर सकती है? डॉटर फ्यूचर में जब मदर बनेगी तब वो क्या करेगी? अपने सन को फिर से बीमारी कॉज कर देगी। तो क्या हुआ? क्या? डॉटर, ये तुम्हारे दिमाग में ही आ सकता है बस। क्रिस क्रॉस स्टेराइल लिख रही थी मैं तुम्हारी वजह। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इधर देखो। चलो बच्चों, एक रैंडम पेडिग्री मैं बना रही हूँ और तुम मुझे उसमें क्रिस क्रॉस, ठीक है ठीक है, लिखो लिखो, लिखो इसको। मैं तो एक नॉर्मल बनाऊंगी पेडिग्री, तुम मुझे क्रिस क्रॉस बनाकर बताओगे कि कहाँ कहाँ मुझे शेड करना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन करे नहीं ना। हो गया। चलो, ये रही कौन? फीमेल। इधर देखो, इसकी शादी किससे हुई? इनके बच्चे हो गए कितने? पांच, एक दो तीन चार पांच। एक लड़की, दो लड़की, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, पांचवी लड़की। इनके घर में सारी लड़कियों ने शादी की है। देखो रैंडम बना रही हूँ मैं, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, देख लेंगे लेकिन। लो हटा दिया। ठीक है, इसकी शादी हो गई एक लड़के से, इसके हो गए दो तीन बच्चे, दो लड़की एक लड़का, बहुत अच्छा परिवार। इधर भी एक लड़की एक लड़का, इनके दो ही बच्चे, इसने शादी नहीं करी। चलो,
बहुत हो गई शादियां। बताओ, करो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब मेरी बात सुनो, अब चल रहा है ना? क्या? F0 F1? चलो, पेरेंट जनरेशन में मैंने क्रॉस कर दिया इसको, इसको मैंने फिल कर दिया। अब ये बीमारी किस तरीके से ट्रैवल कर रही है मुझे ये बता दो। एक सेकंड, शांत शांत बच्चों, कॉपीज में बना के मैं यहाँ इनको नंबर दे रही हूँ 1। एक सेकंड, इसको मैंने नंबर 1 दिया, इसको मैंने बच्चा नंबर 2, 3, 4। ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहले, हाँ बच्चों सुनो, बिना जीनोटाइप बनाए तुम बता ही नहीं सकते। ये फीमेल क्या है? एक्स एक्स, और दोनों कैसे? ठीक है, अब ये मैंने क्या बनाया है? नॉर्मल। अगर ये मैंने नॉर्मल बनाया है, सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अगर ये मैंने नॉर्मल बनाया तो ये ऐसा होगा? चलो बच्चों, क्रॉस कर करके बताओ बीमारी किधर आएगी। देखो तुम्हारे कहने से चलते हैं, इसको होगा, फोर्थ में क्या होगा? कैरियर। कैरियर को हम शो ही नहीं कर रहे। अब बच्चों इसमें इसको हुआ, इसको हुआ, क्या इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन केस मैंने इसको अपनी तरफ से, इन केस मैंने इसको अपनी तरफ से हाईलाइट कर दिया कि इसकी बीमार से शादी हुई है, अब बताओ। होगी, क्योंकि ये कैरियर भी हो सकती है ना। एक चीज नोटिस करो, हाँ ये तो मैं बोल रही हूँ, अगर ये इन्फेक्टेड हुआ ना तो फीमेल इन्फेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से एक्स क्रोमोसोम कैरियर वाला आ रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? फिर कैरियर होगी ना, पर ये केस हो नहीं सकता ना, यहाँ फीमेल ही अफेक्टेड है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम नॉर्मल इस ग्राफ को स्टडी करें, ये तो हमने अपने आप से बनाया है, अगर मैं इस ग्राफ को नॉर्मली स्टडी करूं बच्चों, लेकिन ये फीमेल अगर अफेक्टेड है और हम, सुनो सुनो सुनो, ये वाली जो मैंने बनाई है, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाला, हाँ ये मैं यही तो बता रही हूँ, देखो इसकी जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे हैं, ठीक है, इसका एक्स वाई, सपोज करो ये फीमेल है, इसके पास मदर से एक्स एक्स आया होगा, नॉर्मल एक्स, ठीक है, इसकी शादी मैंने कैसे मेल से कराई थी जो अफेक्टेड है, तो ये जो फीमेल बनेगी, ठीक है, अब इधर देखो, एक मेल हो गया एक्स वाई, और ये जो फीमेल है इट कैन बी, लेकिन कैरियर हो सकती है और डिजीज भी हो सकती है, देर इज 50-50%, या 100% होगी। क्यों? क्योंकि इधर देखो, ये वाला क्या है? कैरियर। ये वाला क्या है? डिजीज्ड मेल। और ये जो है, सॉरी, तुम्ही ने तो फिल कराया है ये, मैं तो तुम्हारे साथ, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? एक्स एक्स, जो कि कैरियर हो सकती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल एक्स वाई, ये नॉर्मल एक्स एक्स। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो,
ये रही फीमेल, इसने अगली जनरेशन में बीमारी दोनों मेल को दी है, और इस मेल ने अगली जनरेशन में बीमारी फीमेल को दी है। तो ये जो पैटर्न है, ये क्या है? क्रिस क्रॉस पैटर्न। कौन सी? ये कैरियर बी बन सकती है, नॉर्मल बी बन सकती है। ये नॉर्मल है ना? एक एक इधर से आया, एक एक इधर से आया। अच्छा, ये कैरियर ही बनेगी हमेशा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। आ सकता है, वो भी आ सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। पर एक बार बस क्रिस क्रॉस पैटर्न को पहचान लेना, तो उसमें क्या दिख जाएगा तुम्हें? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, अब तुम क्वेश्चन करो। चलो बच्चों। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब वैसे क्वेश्चन दे रही हूँ। सुनो, लिखो। अ मैन। नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ बीमारी पहचाननी है, ग्राफ बना के देख लेना। या मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है। हाँ वही, कोई बात नहीं। नहीं, सिर्फ नाम पढ़े हैं अभी। बनाना है इसका पेडिग्री और बताना बच्चों क्या है। लिखना भी है और ड्रॉ भी करना है। 7 बच्चे हैं बच्चों इनके। 2 बेटी 5 बेटे। नहीं नहीं। क्या? एक सेकंड। क्या क्या क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है, देखो सॉल्व करके। चलो मेरे को बता दो क्या है ये। एक मैन और एक वेमेन। हम्म। पहले बनाओ बनाओ। हम्म। पहले बच्चों पेडिग्री तो बनाओ। हम्म। मैं, मेरे को नहीं पता, तुम्हें सोचना है। चलो पहले बच्चों मेरे को बताओ कि चार्ट कैसे बनेगा। एक मैन। ठीक है, करो करो। देखो, डोमिनेंट में कोई भी जनरेशन छूटती नहीं है, ये याद रखना। बनाओ बनाओ।
हाँ मतलब ऐसे ही कर देना, मतलब पार्शियल का मतलब कैरियर होता है ना। हाँ लेकिन बीमारी कैसी है ये बताओ। पक्का? पक्का बच्चों? एक्स लिंक्ड है, कौन सी है? हाँ देखो, एक मेल की फीमेल से शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, दोनों में से किसी को बीमारी का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही बताना चाहते हैं कि साइन नहीं है पर बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट, उनके कितने बच्चे हुए बच्चों? 7, जिसमें से 2 डॉटर्स हैं, एक डॉटर, 2 डॉटर और एक सन, दूसरा सन, तीसरा सन, चौथा सन, पांचवा सन। और उनमें से सिर्फ किसको बीमारी है? 3 को। चलो एक सन ये इसको बीमार कर देते हैं, इसको भी। नहीं, मतलब अफेक्टेड नहीं है, कैरियर हो सकती है। अब हाँ कैरियर ही होगी क्योंकि उसको बीमारी आई है ना इधर। आ रही हूँ, पहले बस इसको कर लेना कंफर्म यहाँ से। देखो, सबसे पहली बात, एक जो जनरल हमने देखा कि जो बीमारी है वो मेल से मेल में गई है, सुनो मेरी बात सुनो। सुनो, जो बीमारी है वो मेल से मेल में गई है, तो अचानक से हमारे दिमाग में आया होगा वाइलिंग, लेकिन ये वाइलिंग हो नहीं सकती क्योंकि 2 मेल अनअफेक्टेड है, तो वाइलिंग हटा दो। दूसरी बात बच्चों, कि इतना तो कंफर्म है। देखो, हो क्या रहा है, इधर देखो बच्चों, बताओ तुमने कैसे सॉल्व किया। इनको बीमारी नहीं है लेकिन ये कैसे हैं? कैरियर हैं, ठीक है। तो फीमेल कैरियर तुम्हारे कहने से बनाकर देख लेते हैं। ये ये ऐसे भी हो सकती है, सेम। ये सही है। ये तो ये तो सिंपल दिख ही रहा है सामने से। वाई डॉट। क्यों नहीं आना चाहिए वाई? तो क्या हो गया इसको? बच्चों इससे ही पूरा सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये बीमारी कैसी है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये डोमिनेंट हो सकती थी क्या? नहीं। क्यों डोमिनेंट होती तो क्या होता? देखो, अगर ये डोमिनेंट होती बच्चों, मैंने तुमसे क्या बोला था, ये यहाँ पे फिर वो होती ना डिजीज, अगर ये कैसी होती डोमिनेंट, क्योंकि एक बीमार है ना यहाँ पे, एक बीमारी वाला वो है ना क्रोमोसोम। तो इस तरीके से समझना है। एक केस याद करो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो बीमार नहीं है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी आ रही है, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर है। बताया था या नहीं बताया था? तो ये फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे, हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है। एक और क्वेश्चन दू, इसका आंसर लिख लो। हम्म, कर लो कर लो कर लो, क्या? हाँ वैसे सेक्स लिंक लिखो इसको तो वो बढ़िया रहेगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, इसको पहचानो ग्राफ को जरा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये आज का। उसके बाद बच्चों टाइम खत्म हो गया, सर की क्लास है ना फिर। क्या? वो कर सकते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करके देख लो बच्चों एक बार, अगर हो जाए तो। आज के लिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में।
चलो ऑटोजोमल कौन बोल रहा है और रेसेसिव कौन बोल रहा है? सॉरी, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक। ऑटोजोमल देखो डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि एक भी जनरेशन खाली नहीं जा रही है। सिंपल है ना, जो मैंने मेथड बताया है उनको ध्यान रखो, अपना ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। एक भी जनरेशन खाली नहीं है, और दूसरा बीमारी एकदम बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो क्या है ये? ऑटोजोमल। कैसी है ये बच्चों? ऑटोजोमल डोमिनेंट। पर मेरा सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। मुझे मुझे इन दोनों के पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के जीनोटाइप बता दो जरा एक बार। एक्स नहीं, ऑटोसोमल है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यहाँ बताओ क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये समझ में आया? कर पाओगे थोड़ा सा? घर जाके जो भी रेफरेंस बुक है पेडिग्री की कोशिश कर लेना, थोड़े से सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैंने जो तुम लोगों को नोट्स दिए हुए हैं उसमें पेडिग्री के आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से प्रैक्टिस करना। मैं आगे डिसऑर्डर स्टार्ट नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो वो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।